आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे शो गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने महाभारत में युधिष्ठिर के किरदार को इस खूबसूरती से निभाया कि सब इन्हें उसी नाम से जानने और पहचानने लगे। साथ ही मिला लोगों का बेशुमार प्यार। गुफ्तगू में आज मुलाकात मशहूर अदाकार गजेंद्र चौहान से। गजेंद्र चौहान एक मशहूर और मारूफ शख्सियत जिन्होंने टेलीविजन से लेकर फिल्मी दुनिया तक अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे। हालांकि इनके वालिद चाहते थे कि गजेंद्र चौहान डॉक्टर बने और इसके लिए गजेंद्र चौहान ने दिल्ली के एम्स से रेडियोग्राफी की भी पढ़ाई की। लेकिन एक्टिंग गुरु रोशन तनेजा से हुई मुलाकात ने गजेंद्र चौहान को मुंबई पहुंचा दिया और जल्द ही गजेंद्र चौहान ने एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रख दिया। जहां एक तरफ गजेंद्र चौहान को फिल्मों के ऑफर्स आने लगे, वहीं दूसरी तरफ टेलीविजन सीरियल्स में भी इन्हें काम मिलने लगा। और फिर दूरदर्शन के मशहूर सीरियल महाभारत में निभाए युधिष्ठिर के किरदार ने गजेंद्र चौहान को रातों रात मशहूर कर दिया। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन गजेंद्र चौहान को ये कामयाबी यूं ही हासिल नहीं हुई। इसके पीछे छुपी है कड़ी मेहनत और लंबी जद्दोजहद, जो गजेंद्र चौहान की बुलंद हौसलों की दास्तां बयां करती है। माजी में अपनी अहम जिम्मेदारियों का लोहा मनवाने वाले गजेंद्र चौहान आज पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक के बतौर वाइस चांसलर इस इदारे को मुल्क के तालीमी नक्शे पर नुमाया पहचान दिलाने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो गुफ्तगू में। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम डीडी उर्दू के दर्शकों को प्यार भरा नमन। दादा, लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के आप वाइस चांसलर हैं जी। तो क्या काम रहता है यूनिवर्सिटी का? पूजा जी, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे एक ऐसा पद मिला है, ऐसी जिम्मेदारी मिली है जो मेरे अपने प्रोफेशन से मेल खाती है। मतलब मैं फ़िल्मी दुनिया से हूँ और फ़िल्मी दुनिया का ही काम जो है हमारी यूनिवर्सिटी में होता है। हमारे यहाँ 4 विंग हैं: फैकल्टी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर। ये चारों के चारों डिपार्टमेंट जो है फिल्म इंडस्ट्री में इनका प्रयोग होता है। अच्छा, आपके वालिद चाहते थे कि आप डॉक्टर बने? पूजा जी, हम 4 भाई और 4 बहनें हैं। तो मेरे वालिद साहब का ये सपना था कि चारों भाई जो हैं हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएं। तो बड़े वाला इंजीनियर बना, उसके बाद वाला बिजनेस में गया, तीसरा पुलिस ऑफिसर बना और मैं चौथा था। तो मेरे बारे में उनका सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, तो घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, उनका कहना था। अच्छा। तो मैंने कोशिश भी की लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन मैंने उसी दौरान जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दिल्ली में जो है उसमें मैंने रेडियोग्राफी में डिप्लोमा किया था और उसके बाद मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, जिस दौरान जो है मुझे फिल्म इंडस्ट्री का मौका मिला। फिल्म इंडस्ट्री में जाने का मौका मिला मुझे रोशन तनेजा साहब के एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई में, उसमें एडमिशन मिला। जी, रोशन तनेजा जी आपको मिले थे और वही आपको फिल्मों में लेके गए? नहीं, रोशन तनेजा साहब दिल्ली आए थे और चैम्सफोर्ड क्लब में उन्होंने एक इंटरव्यू रखा था कि अपने एक्टिंग स्कूल के लिए वो डिफरेंट सिटीज़ में जाते थे इंडिया के। अच्छा। और वहाँ से कैंडिडेट सेलेक्ट करते थे स्टूडेंट्स को। तो दिल्ली से मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। तो मैं फिर मुंबई जाके उनका जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई में चलता है उसमें मैंने एडमिशन लिया और उस दौरान जो है 1 साल का डिप्लोमा इन एक्टिंग मैंने वहाँ से किया और उसके बाद फिर फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। जी, लेकिन आपके वालिद आपको एजुकेशन की तरफ ही ले जाना चाहते थे। और हमारे वालिद साहब का ये सपना होता था कि एजुकेशन जो होती है बेसिकली, पूजा जी मैं आपको बताऊं, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट होती है, एक्सपेंसेस नहीं होती। ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होती है और एजुकेशन वो रास्ता है जो आदमी को गरीबी से बाहर निकलने का एक रास्ता है। अगर आप एजुकेशन ले लेते हैं ज़िंदगी में किसी भी स्तर पे रह के, तो आपको जो है पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने बहुत सारे गरीब बच्चों को देखा है जो अव्वल नंबर पे आए हैं और उन्होंने अपने
अपना और अपने परिवार का भविष्य बदल दिया। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि एजुकेशन में वो ताकत है। तो मैं भी यही मानता हूँ, और मेरे वालिद साहब का एक स्लोगन हुआ करता था, पढ़ो और बढ़ो। अच्छा। तो वो हमेशा कहते थे कि जितना पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। तो बस उसी रास्ते पे चलते चलते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन फिर फिल्म इंडस्ट्री आपने जब ज्वाइन की और उसके बाद आपको जब सीरियल्स मिलने शुरू हुए, युधिष्ठिर का किरदार, हमने सुना है कि आपको पहले कृष्ण के रोल के लिए बुलाया गया था। महाभारत में जितने भी उम्मीदवार आए थे उनकी जब शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी और जो फाइनल लिस्ट आई थी उसमें पहले नंबर पे मेरा नाम था, जिसमें कृष्ण की भूमिका के लिए मुझे चुना गया था एक्चुअली। और ये पहली ऐड आई थी 1984 में, चोपड़ा साहब ने अपनी कंपनी की तरफ से दी थी कि महाभारत में कलाकारों का चयन हो रहा है, उसके लिए उम्मीदवार चाहिए। तो उसमें जो शॉर्ट लिस्ट फाइनल हुआ था उसमें मेरा नाम कृष्ण की भूमिका के लिए था। लेकिन महाभारत जैसे दूरदर्शन पे रामायण से पहले टेलीकास्ट होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश जो है वो देर हो गई उसमें, और मैं उन दिनों फिर साउथ की कुछ फिल्में करने चला गया। अच्छा। तो जहाँ जाके मेरा थोड़ा वज़न बढ़ गया। मैं पहले बहुत दुबला हुआ करता था और कृष्ण की भूमिका के लिए मुझे लगता है कि मैं एकदम परफेक्ट था। अच्छा। लेकिन समय के साथ जो है वज़न बढ़ गया, और फिर हमारे डायरेक्टर रवि चोपड़ा साहब ने कहा कि वज़न वापस कम करना पड़ेगा। लेकिन समय बहुत कम था, 2 ही महीने बचे थे, वो नहीं हो पाया। तो उन्होंने फिर मुझे बलराम की भूमिका में शिफ्ट किया। अच्छा। लेकिन मैंने पूरी तैयारी जो है कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी। बलराम के लिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जी। तो अचानक एक दिन फिल्म सिटी में रवि चोपड़ा साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि कैमरामैन को कि गजेंद्र को हम लोग जो है युधिष्ठिर के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो किरदार जो एक्टर उन्होंने युधिष्ठिर की भूमिका के लिए किया था, उनका मानना ये था कि वो 5 भाइयों के सेटअप में फिट नहीं बैठ रहा था। तो मेरा फिर दोबारा ऑडिशन हुआ। बल्कि कृष्ण की भूमिका के लिए मैं आपको बताऊं 7 बार मेरा और नीतीश भारद्वाज का साथ में ऑडिशन हुआ, और 7वें राउंड में आके मैं 4-3 से हारा। 4 वोट उसके फेवर में गई, 3 मेरे, जो बोर्ड ऑफ अच्छा। सिलेक्शन था। जी जी। क्योंकि कृष्ण की भूमिका में क्या है, एक तो फेस बहुत चार्मिंग चाहिए और बहुत अट्रैक्टिव चाहिए, स्माइल बहुत अच्छी चाहिए, थोड़ा आंखों से प्ले चाहिए, वो सारा दोनों में करीब करीब बराबर ही था। अच्छा। और हिंदी बोलने का मादा चाहिए उसमें। जी। तो ये सारी बातें हो गई, पर किसी कारणवश डायरेक्टर को थोड़ा नीतीश के फेवर में गया, तो नीतीश को फिर कृष्ण की भूमिका मिली, मुझे बलराम दिया गया। बलराम के बाद मुझे युधिष्ठिर में तो उस फाइनली वक्त थोड़ा सा लगा तो होगा आपको? बहुत लगा, मतलब कि फील हुआ कि क्योंकि मैंने तैयारी कर रखी थी कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कृष्ण नहीं मिलने का दुख तो था ही, क्योंकि जब एक आदमी एक पात्र के लिए तैयारी कर लेता है और उसे अचानक शिफ्टिंग करना पड़े, तो मुझे लगता है कलाकार के लिए सेटबैक होता है उसके लिए। तो एनीवे, बट रवि चोपड़ा साहब ने मुझे कहा कि युधिष्ठिर जो है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कृष्ण है, क्योंकि कहानी जो है युधिष्ठिर के साथ चलेगी। जी। और जब महाभारत पूरी बनी हुई तो लोगों ने देखा कि युधिष्ठिर के साथ ही साथ कहानी चल रही थी। महानायक कृष्ण अवश्य थे, लेकिन ये भी महानायक के बराबर ही थे। तो कहानी को अपने साथ लेके चलते हैं, तो 5 भाइयों को साथ लेके, परिवार को साथ लेके चलते। तो ऐसा किरदार जो है वो, और आपको मज़े की बात बताऊं, मैं 5 पांडव जो थे महाभारत में कर रहे, मैं उम्र में सबसे छोटा था और सबसे बड़े का रोल कर रहा था। अच्छा। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ और सबसे बड़े का रोल मैंने किया। क्या तो बात ये है। मेरे लिए एक चैलेंज था उसमें। तो क्या कुछ तैयारियां आपने की थी इस किरदार के लिए? देखिए, महाभारत में जो किरदार मुख्य थे ना, उनमें तैयारी इस तरह की जाती थी कि जो हमारे राइटर साहब थे, डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब या चोपड़ा साहब, ये उसको थोड़ा डिटेल में समझाते थे। उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसका संवाद बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसका वॉक कैसा होना चाहिए। राजा का अगर आप ग्रेस और डिग्निटी नहीं रखेंगे तो आप राजा नहीं लगेंगे। उसका लुक, उसका बात करने का तरीका ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। राजा एक होता है, पूरे राज्य में राजा एक ही होता है, तो उसका जो थोड़ा स्टाइल है वो थोड़ा डिग्निटी के साथ, थोड़ा स्टाइलिश और थोड़ा मतलब एक लोगों से हट के होना चाहिए। उसके वॉक में ग्रेस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें राइटर डायरेक्टर्स बताते थे, लेकिन उसके साथ कुछ किताबें हमको दी गई थी उस पात्र को लेके। जो पर्टिकुलर एक्टर जो पात्र कर रहा है उसको पढ़ने के लिए वो किताबें दी गई थी, वो हमने पढ़ी और कोशिश की कि उसको
जिस तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन है किताबों में या ग्रंथों में, कोशिश की कि वो उससे मैच करे। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सारे कलाकार सफल भी रहे, तभी जाके एक इतनी बड़ी इमेज उन सबको मिली। बल्कि मुझे लगता है 10-12 जो मेन किरदार थे उनको सबको वो इमेज मिली महाभारत में कि उनको उसी नाम से पुकारा जाता है। कोई डायलॉग याद हो अगर आपको तो? देखिए, महाभारत जो है अपने संवादों की वजह से, डायलॉग की वजह से बहुत मशहूर हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब ने अपना दिल खोल के रख दिया था डायलॉग्स के लिए, और इतने खूबसूरत डायलॉग तो बहुत हैं, पर मेरा पसंदीदा एक लाइन का एक डायलॉग है जिसमें मुझे लगता है कि राष्ट्र के प्रति भावना जागती है उसमें। और ऐसा संवाद जो है बहुत कम सुनने को मिलता है, और वो संवाद इस तरह है कि कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी परंपरा, कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब भारतीयता की अगर भावना जागे तो इसी एक संवाद से जागती है। इसमें सब कुछ उन्होंने कह दिया कि देश के अंदर कोई भी चीज़ जो है, कोई भी बात, कोई भी परिवार, कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, वो राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। और हम सबको राष्ट्र के प्रति समर्पण रखना चाहिए, क्योंकि हम ऋणी हैं इस धरती के, भारत धरती के, जिसने हमें यहाँ जन्म दिया, हमें पाला पोसा, हमें बड़ा किया, हमें नेम दिया, फेम दिया, पैसा दिया, परिवार दिया, सब दिया। कामयाबी तो आपको बहुत मिली और आपने बहुत बड़ा मकाम भी हासिल किया, लेकिन जद्दोजहद का समय जो वक्त है वो बहुत लंबा रहा आपका। पूजा जी, जब मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, एक गांव का रहने वाला हूँ, खामपुर उसका नाम है, और मैं यहाँ से अपनी यात्रा मैंने आरंभ की थी 1982 में, जब रोशन तनेजा साहब के साथ मैं एक्टिंग कोर्स करने गया था। उसके बाद 1983 से लेके 1988 जब तक महाभारत शुरू नहीं हुई, तो वो समय बहुत जद्दोजहद का था और बहुत संघर्ष किया। लेकिन मेरा मानना ये है कि इंसान को हमेशा हर मुकाम पे हिम्मत और ताकत रखनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार जो है सारी चीज़ों को समेट के आपको बहुत पीछे ले जाती है। और मैंने भी उस समय बहुत कुछ झेला। एक ऐसा शहर, अनजान शहर हो, आपकी जेब में पैसे ना हो, रहने की जगह ना हो, और मुंबई जैसा शहर, और उस शहर में तो कोई किसी का है नहीं, और उसके ऊपर जो है फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री में तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, और फिल्म इंडस्ट्री में दो चीज़ें बहुत ही पॉपुलर हैं, एक तो टैलेंट बेस्ड है और दूसरा आपका डेडिकेशन। इसके अलावा तीसरी चीज़ वहाँ चलती नहीं है। तो ऐसे माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना, और मैं जिस माहौल से, रेडियोग्राफी से उठ के फिल्म इंडस्ट्री गया था, तो वो एक अलग माहौल मुझे मिला और मुझे अपने आप को एडजस्ट करने में समय लगा। और बहुत अच्छे बुरे दिन देखे। बुरे तो यहाँ तक देखे कि जेब में जब टटोला गया 17 दिन भूखे रहने के बाद, तो 25 पैसे मिले थे जेब में, और वो 25 पैसे भी जाके मंदिर में चढ़ा दिए थे मैंने। और उसके बाद प्रभु से यही प्रार्थना की थी कि हारने मत देना, बाकी सब ठीक है। तो उस परमपिता परमात्मा ने ताकत दी, हिम्मत दी, और लड़ाई लड़ते लड़ते आज यहाँ आपके सामने हूँ। कामयाबी के बाद आपके वालिद को खुशी तो बहुत मिली होगी। हाँ, मेरे वालिद महाभारत के बाद कुछ वर्षों तक जीवित रहे, और मज़े की बात यह है कि महाभारत की शूटिंग पे मैं उनको ले गया, उनको बैठाया, उनको दिखाया, और बहुत उन्हें खुशी हुई। और वो अक्सर मेरी माताजी को कहा करते थे कि जब टीवी पे महाभारत आती थी कि तुम्हारे बेटे की जय जयकार हो रही है, देखो सारी दुनिया में, तो बहुत खुशी महसूस होती थी। उसके बाद महाभारत का एक लाइव शो हुआ बॉम्बे में, ब्रेबन स्टेडियम में, जहाँ पूरी महाभारत लाइव थी। मैं उनको स्पेशली दिल्ली से मुंबई ले गया और उनको वो पूरा लाइव शो दिखाया। तो अपने बच्चे की सफलता की खुशी सबको होती है। तो मेरे वालिद साहब भी बहुत इस चीज़ को लेकर बहुत खुश थे कि आखिर इसने अपनी लड़ाई लड़ी और एक मुकाम हासिल कर दिया। आपका कहना है कि आपकी वाइफ आपके लिए बहुत लकी थी जी। तो कैसे मिलना हुआ, कहाँ और कैसे मुलाकात हुई उनसे? देखिए, मेरा मानना ये है कि जब भी परिवार में कोई एडिशन होता है, कोई नया सदस्य आता है, तो पूरे परिवार का भाग्य बदलता है। जब मैं अपनी वाइफ को पहली बार फ़्लाइट में मिला था,
और फ्लाइट में सीट के ऊपर झगड़ा हुआ था, और उसके बाद फिर मुंबई में शूटिंग पे मिले, और शूटिंग पे चलते चलते दोस्ती हो गई, पहचान हो गई। और 1988 में महाभारत जब शुरू होने वाली थी, मेरा सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, तो हमने कहा पता नहीं सफलता कब मिलेगी, तो हमने शादी कर दी। अच्छा। शादी करने के बाद जो है 17 दिन के बाद महाभारत का युधिष्ठिर का रोल मुझे कंफर्म हुआ, तो मुझे एक सफलता का रास्ता मिला। इसलिए मैं मानता हूँ कि जी। मेरी वाइफ जो है मेरे लिए बहुत किस्मत लेके आई, जी, और उस दिन के बाद मैंने कभी मुड़ के देखा नहीं। तो वहाँ से शुरुआत हुई। जी जी जी। अभी मेरा एक बेटा है, डॉक्टर है वो, और उसकी शादी हो गई है, उसकी वाइफ भी डॉक्टर है, और अभी हमारे घर में मैं दादा बन गया हूँ। अभी एक छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची आई है। तो मुझे लगता है जब भी कोई बच्चा आता है घर में या मेहमान नया आता है, तो वो अपनी किस्मत लेके आता है और घर में खुशियाँ ही लेके आता है। आप इतने बड़े मुकाम पर हैं, बहुत लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशन मेरे वालिद साहब हैं एक्चुअली। मुझे बार बार जो है रह के जीवन के हर मोड़ पे जब भी कोई समस्या आती है, कोई खुशी होती है, मैं हमेशा उनको याद करता हूँ। और मुझे उनकी क्वालिटी, देखिए ऐसा होता है कि मैं दो चीज़ें मानता हूँ, एक एजुकेशन होती है, एक नॉलेज होती है। दोनों में बहुत फ़र्क है, इंटेलिजेंस और एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। मेरे फादर एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन मेरे फादर इंटेलिजेंट बहुत थे, तो उनके जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, तो मैं हमेशा उनको फॉलो करता हूँ। और जब भी कोई समस्या मेरे सामने आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं अपने फादर के फ़ोटो के सामने बैठ के उनसे उसका आंसर मांगता हूँ, और मुझे वो आंसर मिल जाता है, और फिर मैं उसी रास्ते पे अपना काम करता हूँ। तो मैंने देखा 99 नहीं 100% मैं उसमें सक्सेस होता हूँ। फिर तो मैंने जब जब ऐसे मौके आए हैं तो मैंने वालिद साहब को याद करके किया है। आपने तमाम फिल्म्स की, सीरियल्स किए, और उसके बाद 2004 में आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इम्पॉर्टेंट मोड़ था मेरी ज़िंदगी का, और जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सनैलिटी ने मुझे ये ऑफ़र दिया था, वो इस देश के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। उनके आदेश पे मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, और जब इतना बड़ा व्यक्ति आपको कोई काम करने को कहे, तो मुझे लगता है कि वो आप में कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखता है, आपकी कुछ क्वालिटीज़ देखता है। और मुझे हमारे आदरणीय, मैं उनको भूतपूर्व कभी नहीं कहता हूँ, वो अभूतपूर्व प्रधानमंत्री थे इस देश के, और उन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई, और 17 फरवरी 2004 को मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, और तब से अभी तक मैं पार्टी के लिए काम करता रहा हूँ। मैं उसका एक सिपाही हूँ और समर्पित हूँ उसकी विचारधारा को। युधिष्ठिर के किरदार के बाद आपको सीरियल्स तो बहुत सारे मिले, उसके बाद फिल्मों में कैसे एंट्री हुई आपकी? फिल्में तो मैं एक्चुअली महाभारत से पहले भी कर रहा था, अच्छा। लेकिन फिल्मों में वो मुकाम नहीं मिल पा रहा था। और मैं सच बताऊं आपको, मुझे फिल्मों में वो मुकाम अभी तक भी नहीं मिला है जो मैं चाहता था। फिल्में मैंने बहुत की जी। फिल्में, देखिए मैं शायद ही देश की कोई ऐसी भाषा होगी जिसमें मैंने फिल्म नहीं की हो, लेकिन साउथ में बहुत सारी फिल्में की, रीजनल फिल्में राजस्थानी की, भोजपुरी की। सफलता उस रीजनल लेवल पे मिली, लेकिन नेशनल लेवल पे फिल्मों में वो रुतबा नहीं मिला जो सीरियल्स ने दिया है। मतलब सीरियल्स में तो नेम, फेम, मनी, प्लेजर सब कुछ एक साथ मिला, और वो मुकाम मिला जो सीरियल्स में, जो शायद शाहरुख खान का फिल्मों में होगा। तो सीरियल्स की दुनिया में मेरा अपना एक स्थान रहा, जब किया लीड रोल किए, जब किए बड़े रोल किए, और वो सफल भी होते चले गए। तो मुझे लगता है कि अभी भी मेरा एक सपना है कि फिल्मों में भी शायद मेरा कोई ऐसी फिल्म आए जो वो रुतबा मुझे नेशनल लेवल पे दे सके। तो मुझे अभी तक उसका इंतज़ार है। आप इतने मशरूफ़ रहते हैं इन सब कामों में, तो फुर्सत के लम्हों में आप क्या करते हैं? मेरी फुर्सत में ही मेरा काम होता है। मैं काम को सबसे ज़्यादा महत्वता देता हूँ। अगर काम है इंसान को, तो इंसान को फिर किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इंसान अपने काम के प्रति समर्पित रहना चाहिए, और काम से उस दिन मुँह मोड़े जिस दिन काम ना रहे। तो
जैसे कई लोग एक्टर होने के नाते पूछते हैं कि भाई इतने लोग आपसे ऑटोग्राफ लेने आते हैं, फोटोग्राफ लेने, आप परेशान नहीं होते? मैंने कहा मैं परेशान उस दिन होता जब कोई नहीं आता। तो काम की भी यही धारणा है कि काम अगर आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। मुझे फुर्सत का पल मिलता ही नहीं और ना मुझे चाहिए एक्चुअली। मतलब आप बिलीव करो, मैं 35 साल की शादी में वाइफ के साथ आज तक कभी घूमने नहीं गया। अच्छा। हाँ, तो मैं अपने काम के प्रति समर्पित हूँ। शायद यही मेरी सफलता की एक कुंजी भी, एक राज है कि मैं हमेशा काम के प्रति समर्पित रहता हूँ। तो 3 प्रोफेशन मिले ज़िंदगी में, मेडिसिन मिला, फिर पॉलिटिक्स मिली और एक्टिंग तो चली, फिल्म इंडस्ट्री तो चली रही है और उसके बाद पॉलिटिक्स मिली। तो 3 प्रोफेशन अगर एक ज़िंदगी में मिले तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। मैं हमेशा कहता हूँ इंसान का जन्म जो है बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन कलाकार का जीवन सौभाग्य से मिलता है। और जब 100 सौभाग्य इकट्ठे हो जाएं तो आदमी स्टार बनता है। आज गुफ्तगू के ज़रिए आप किन लोगों को याद करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरे परिवार का जो सबसे अहम हिस्सा था, मेरे वालिद साहब, उनको याद करूँगा और मुझे लगता है ये कार्यक्रम मैं उन्हीं को डेडिकेट करूँगा। और मेरे गुरु रोशन तनैया साहब, और मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, अब दुनिया में नहीं है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उन्होंने दुनिया छोड़ दी। वो अक्सर मुझे बहुत सारी सलाहें देते थे, तो मैं उनको भी ये डेडिकेट करूँगा ये प्रोग्राम। और बाकी मेरे गुरुजी हैं। मुझे लगता है कि ये दुनिया जो है संत समाज पे आधारित है और देश जो है संत समाज के प्रति समर्पित है। और हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होता है जो उसे गाइड करता है कि किस तरफ सही दिशा है, किस तरफ गलत दिशा है। तो मुझे लगता है मैं अपने गुरुजी को भी आज डेडिकेट करूँगा ये कार्यक्रम। आपने 350 से ज़्यादा फिल्म्स और सीरियल्स किए हैं, तो आपके दिल के करीब कोई फिल्म? साथ जिएंगे साथ मरेंगे एक फिल्म थी मेरी, महाभारत से पहले आई थी। वो बहुत अच्छी थी, मेरा रोल बहुत अच्छा, मेन लीड था उसमें। वो फिल्म उस वक्त हम लोग पॉपुलर नहीं थे तो इसलिए उस लेवल पर जा नहीं पाई, पर रोल बहुत अच्छा था। और सीरियल में तो महाभारत को नंबर 1 दूंगा मैं। बिल्कुल। और दूसरा जो है एक अजनबी सीरियल आया था, डैनी डेंजोंग साहब थे उसमें हमारे साथ, उसमें मेरा बहुत महत्वपूर्ण रोल था, तो वो एक रोल रहा। और उसके बाद एक दुश्मन सीरियल था, वो भी बहुत अच्छा रोल था मेरा। मैं जब मुझे डिफरेंट शेड मिलती है ना कलाकार के रूप में, तब तक मुझे काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है। मैं किसी चीज़ को नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं समझता, मैं समझता हूँ ये एक शेड है उसकी। जैसे हमारे पास रंग होते हैं, उसमें 7 रंग होते हैं, उनकी एक रंग की बहुत सारी शेड्स होती हैं जी। जैसे मैंने अभी पीछे एक फिल्म की थी बंगाली में, तो दोंगा, अच्छा, हिंदी में दंगा। ये 16 अगस्त 1946 की रात की कहानी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का मैंने रोल किया था। अच्छा। तो मुझे वो उनका गेटअप लेने में 3.5 घंटे लगते थे। बहुत चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए। और वो फिल्म को झारखंड फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला और फिल्म अच्छी चली। तो जब मेरे पास चैलेंजिंग कैरेक्टर आते हैं, मुझे वो काम करने का बहुत मज़ा आता है। इतना लंबा सफ़र आपका रहा, तो कोई दिलचस्प किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? आजकल दो किस्सों से मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा। अक्सर ऐसे कमेंट सुनने को मिलते हैं जब एक एयरपोर्ट के ऊपर 90 साल की अम्मा आके कहती है कि बेटा बचपन में तुझे देखा था। तो अगर उस अम्मा ने मुझे 90 साल की उम्र में बचपन में देखा था तो मुझे लगता है मैं पता नहीं शायद 100 पार कर चुका हूँ। और एक अक्सर सुनने को मिलता है कि आपको देख देख के बड़े हुए हैं जी। तो इस वाक्य का मैं समझ नहीं पाता हूँ कि भाई मुझे देख के कैसे बड़े हुए। अगर मुझे नहीं देखते तो क्या बड़े नहीं होते? बड़े होते ना। वैसे एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। लंदन में हम लोग शो करने गए थे, तो शो के बाद एक बच्चा था 7 साल का जो हैंडीकैप था, और वो बच्चा अपनी अम्मा के साथ मेरे पास आया और पंजाबी फैमिली का था, और उसने मेरे से बड़ा अच्छा सवाल पूछा। उसने महाभारत का शो देखा लाइव, और उसके बाद उसने मुझसे कहा कि फिर कदों आओगे तुसी। तो मुझे उस बच्चे की वो आवाज़ आज भी गूंजती है कानों में कि एक 7 साल का बच्चा जो विदेश में रहता है, भारत की सभ्यता और संस्कृति को कितना उसके ऊपर प्रभाव है जी। तो मुझे लगता है कि ये जो है ऐसा प्रभाव
देश के बच्चों पे भी होना चाहिए और हर माता पिता को अपने बच्चे को अपने देश के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये मेरा देश है, ये मेरा चैनल है, ये मेरा दूरदर्शन है। जब तक आप किसी चीज़ को अपनाएंगे नहीं, उसके सुधार के लिए कभी सोचेंगे नहीं। तो हमको अपने प्रदेश के बारे में, अपने गली मोहल्ले के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए कि दिस बिलोंग्स टू मी, ये मेरा देश है, ये मेरा दूरदर्शन है। और आपको एक बात बता दूं, मैंने 95% मेरा सीरियल जो है वो दूरदर्शन पर रहे हैं जी। मैं मुंबई इंडस्ट्री में दूरदर्शन का कलाकार ही जाना जाता हूँ। अच्छा। और मैं अक्सर कहता हूँ कि दूरदर्शन जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, और दूरदर्शन जहाँ जाता है वहाँ कोई नहीं जा सकता। तो दूरदर्शन की रेंज और दूरदर्शन की ताकत ये है, इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने दूरदर्शन पे इतना काम किया। और मेरी पॉपुलैरिटी का राज भी यही है, क्योंकि दूरदर्शन गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाता है। तो गजेंद्र चौहान भी दूरदर्शन के साथ वहाँ तक पहुँचता है। गजेंद्र जी, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, तो हम चाहेंगे कि कुछ हमारे लिए आप सुना दीजिए। पहले लोग ना पूजा जी कहते थे कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, रखने से लड़ाई होती है। तो जो महाभारत का आखिरी एक गीत है छोटा सा, उस गीत में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो वो गीत मैं आपके दर्शकों के लिए, डीडी उर्दू के दर्शकों के लिए पेश करता हूँ। और वो ऐसा है कि महाभारत सा युद्ध न हो अन्याय की कोई बात। महाभारत सा युद्ध न हो अन्याय की कोई बात। चलो हम हो लें उसके साथ, करे जो कृष्ण के जैसी बात। चलो हम हो लें उसके साथ, करे जो कृष्ण के जैसी बात। महाभारत है गीता उपदेश, महाभारत है शांति संदेश, महाभारत है शांति संदेश। तो महाभारत जो है आपको शांति के विषय में बताता है कि आप ये करेंगे तो ये होगा। अंधे का पुत्र अंधा बोलोगे तो महाभारत तो होगा ही अपने आप। इसलिए कोई भी बोलने से पहले आपको समझ लेना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि महाभारत सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, महाभारत सीखने की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है महाभारत में है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप महाभारत देखें, आप उसके संवादों को समझें, अपने जीवन में अपनाएं, तो आपको उससे बहुत लाभ होगा। बिल्कुल, समझने की चीज़ है, समझने की चीज़ है महाभारत। और ये दूरदर्शन के हम ऋणी हैं कि दूरदर्शन ने इतना बड़ा एक 2 धारावाहिक महाकाव्य जो है दूरदर्शन पे चले, और कोरोना काल में जब चले तो वापस वही रंगत आई, वापस वही आई। और ये कारण भी यही है कि वो दूरदर्शन पे चले कि दोनों के दोनों महाकाव्य जो हैं, रामायण और महाभारत, दूरदर्शन पे आए तो लोगों ने फिर सर माथे लगाया। जी। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की ताकत है। जी। गजेंद्र जी, आज आपके साथ गुफ्तगू बेहद ही दिलचस्प रही, और आप यहाँ आए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ और डीडी उर्दू के तमाम दर्शकों से मैं बातचीत कर सकूँ। वो मेरे कार्यक्रम को देखें, मेरे विषय में उनके मन में और प्रश्न हैं वो लिखें डीडी उर्दू को कि इन प्रश्नों का उत्तर हम चाहते हैं। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और डीडी उर्दू के तमाम अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया। तो नाज़रीन, आज गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।